चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे, वो देखते हैं ताकि हमारा इस चैप्टर में मज़ीद जो है वो ग्रिप बेहतर हो जाए। सो सवाल है जी, हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है इफ़ एनी इन द वैल्यू ऑफ द प्लान टू बी रिकगनाइज ऑन 31 दिसंबर 2021 शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स। जितनी भी वर्किंग्स हैं वो हमने क्या करनी है, शो करनी है। कहता है जी ऑन 1 मार्च 2017। अच्छा, ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर। तो जो ईयर एंड है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट जो है वो लाजमी करना है। ठीक है। कहता है ऑन 1 मार्च 2017 जामनी लिमिटेड imported an automatic plant for rupees 130 million. The commissioning of plant was completed on 1st January 2018 at a cost of rupees 10 million. The economic life of the plant was estimated as 12 years and useful life of the plant was estimated at 8 years. ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, ये इसकी हमारे पास क्या है, यूज़फुल लाइफ है। The plant is being depreciated at 20% per annum using reducing balance method. Due to declining demand for the product manufactured from this plant, an impairment test was carried out at 31 December 2021. Following information has been gathered for impairment testing of plant. The current selling price of a similar plant in the local market is 50 million. The present decommissioning cost of the plant is estimated at rupees 2 million. इसने हमें बता दिया। The plant's net disposal proceeds at the end of useful life is at 4 million. Scrap value okay. The current market risk-free interest rate 8% per annum. However, an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such plant. Okay. A junior accountant has calculated following net cash flows from operating the plant. उसने ये हमें कैश फ्लो एक अकाउंटेंट ने गिवन कर दिए 22 में 11 मिलियन 731। However, a review of accountant working has revealed the following. Depreciation of plant has been included in outflow in each year. हर साल उसने डेप्रिसिएशन आउटफ्लो में शामिल की हुई है, हम उसको ऐड बैक करेंगे। टैक्स पेमेंट्स उसने आउटफ्लो रखा है, वो भी ऐड बैक होगा। इनफ्लोज इन 2022 इसमें इंक्लूड अ रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3 मिलियन। इसमें इन्वेंट्री से जो पैसे आए हैं वो भी शामिल हैं। तो ये एक 8 नंबर का बड़ा अच्छा सवाल है जो इसने हमें गिवन किया है, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। आप जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इसको रीड आउट कर लें, फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। शाबाश।
जी जनाब, रीड कर ली सवाल आपने? चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। हमने इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि जब भी हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होता है, जब भी हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए बेसिकली। नंबर वन पे हमें चाहिए डैट इज़ कैरिंग वैल्यू, और नंबर टू पे हमें जो चाहिए वो है रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी होगी। हम इसकी वर्किंग वन बना लेते हैं। इसके लिए हम वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू वगैरह आ जाएगी। तो वर्किंग वन में सवाल के सामने बना लेता हूँ कैरिंग वैल्यू के लिए। अब देखें जी, हमने लिया था प्लांट कितने का, 130 का कंप्लीट हुआ, कमीशनिंग कॉस्ट लगी है 10 मिलियन की, और ये है फर्स्ट 2018 पे। डेप्रीशिएट कर रहे हैं हम उसको 20% पर एनएम के ऊपर। ओके, तो लिख लेते हैं अभी हम 1 जनवरी 18 के ऊपर जो मेरी प्लांट की कॉस्ट मुझे लगी है वो 130 जमा 10 कितनी लगी, 140। यहाँ पे मैं इन मिलियन लिख लेता हूँ। अब मेरे पास आ गया जी 31 दिसंबर 18। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 140 इंटू 20%। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 28 हमारी डेप्रिसिएशन होगी। मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 140 माइनस 28 डैट इज़ 112। फिर अगला साल आ गया 31 दिसंबर 19। डेप्रिसिएशन जो कि WDV मेथड है, 112 के ऊपर हम लगा लेंगे 20%। 112 इंटू 20% कितनी आएगी, 22.4 मिलियन। तो ये लेस करवा देंगे, माइनस ये आ जाएगा जी 89.6। ये कैरिंग वैल्यू आ गई। फिर आ गया जी मेरे पास 31 दिसंबर 20। डेप्रिसिएशन 89.6 का 20% लेंगे तो ये आ जाएगा 17.92। अब 89.6 माइनस 17.92 ये बनेगा 71.68। ये कैरिंग वैल्यू आ गई। हम कब कर रहे हैं, हमें चाहिए 2021 के ऊपर इम्पेयरमेंट रिव्यू हमारा कर रहे हैं। तो मुझे 31 दिसंबर 2021 की कैरिंग वैल्यू चाहिए। अब 31 दिसंबर 2021 पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 71.68 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ जाएगी जी मेरे पास 14.33 बनती है, 14.33। तो यहाँ पे जी मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 71.68 माइनस 14.33, ये बनेगी 57.35। 57.35 ये है कैरिंग वैल्यू इस साल के एंड के ऊपर। तो मुझे तो कैरिंग वैल्यू ही चाहिए, तो कैरिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखवा ली है जी। ये आ गई जी रुपीज़ इन मिलियन, मेरे पास 57.35 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब ये देखिए, ये तो प्रॉपर वर्किंग है ना, इसका शॉर्टकट भी है। जब मुझे पता है हर साल 20% डेप्रिशिएट हो रही है, इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है कि मुझे पता है 140, इसको हमने बुक वैल्यू पे लेके चलना है। डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 20% है, 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। अब ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल है।
अगर मैं इसको पावर 4 कर लूँ और इसको सॉल्व करूँगा तब भी मेरे पास जो है वो जवाब यही आएगा। गॉट इट। 57.3 ही आ रहा है इसका जवाब। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू जो है वो तो आ गई है, यहाँ पे इतनी है। अब हमें चाहिए जी रिकवरेबल अमाउंट। वर्किंग नंबर 2 पे आते हैं हम। वर्किंग नंबर 2 हमें चाहिए यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने दो चीज़ें लेनी है। एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा हम लेंगे वैल्यू इन यूज़। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है उसने हमें यहाँ पे गिवन की है। कहता है जी इसी प्लांट की मार्केट में कीमत आज 50 मिलियन है, बेचे जाऊँगा, और मुझे इसकी डीकमीशनिंग कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी 2 मिलियन। तो फेयर वैल्यू मेरे पास है 50 मिलियन, कॉस्ट टू सेल है 2 मिलियन, इसको लेस किया तो मेरे पास जवाब क्या आ गया, 48 मिलियन जो है वो मेरी यहाँ पर बन रही है। गॉट इट। अब हमारे पास आखिरी रह गया है और वो है हमारे पास वैल्यू इन यूज़। ठीक है। अब वैल्यू इन यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू इन यूज़ के लिए हमें चाहिए नेट कैश फ्लो। हमें टेबल जो है बनाते सीखते आए हैं, इसको वर्किंग नंबर 2.1 दे देते हैं रेफरेंस, और वर्किंग नंबर 2.1 हम यहाँ नीचे बना लेते हैं, साइड पे बना लेते हैं। चलिए इधर बनाते हैं वर्किंग नंबर 2.1, वैल्यू इन यूज़। अब मेरे पास है ईयर 2022, 23, 24, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास ईयर 2022, 2023, 2024, 2025। यहाँ पे हमने लेना है नेट कैश फ्लो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगी जी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट है 8%, लेकिन फर्दर हमें 2% भी पे करना पड़ेगा इसको हैंडल करने के लिए। तो डिस्काउंट फैक्टर आएगा हमारे पास 10%। तो ये मुझे पता जी इसका आएगा, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 होता है, दूसरे साल का होता है 0.826, तीसरे साल का होता है 0.751, और थर्ड ईयर का होता है 0.683 या 4 ही आ रहा होता है। अब हमें यहाँ पे ना ये भी कर लेंगे, कहानी है यहाँ पे सिर्फ किसकी, नेट कैश फ्लो निकालने की। अब वो क्या कह रहा है कैश फ्लो में, देखें 2011 कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, कह रहा है कैश फ्लो नेट है 11, इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है और इसमें आपने टैक्स पेमेंट भी शामिल की हुई है। तो इसको हमने सारा क्या करना है, ऐड बैक करना है। अब देखें 2000 अगर हम बात करें 22 की, तो 2022 के जो कैश फ्लो की बात करें वो इसने लिखे हैं 11, इसमें उसने टैक्स की पेमेंट लेस की हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। कितने की है, 2 मिलियन की है, वो हम क्या करेंगे बीच में ऐड करेंगे। उसके अलावा उसने कहा है इन्वेंट्री की पेमेंट भी 2022 में ऐड है 3 मिलियन की, वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। इन्वेंट्री की सेल प्रोसीड्स इसमें नहीं आनी चाहिए, वो भी हम इसमें से
लेस करवा देंगे। और इसने कहा है डेप्रिसिएशन भी ऐड है, तो 2022 की अगर डेप्रिसिएशन निकाली जाए तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू मुझे गिवन है कितनी थी, 57.35। तो 50, ओहो कंप्यूटर ख़राब हो गया, 57.35 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये बनेगा हमारे पास 11.47, 11.5 बन रही है। तो ये डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अगर मैं 2022 की डेप्रिसिएशन निकालूंगा कितनी बनेगी, 11.5। अगर मैं इसे कर लूँगा सॉल्व तो मेरे पास नेट कैश फ्लो आएगा 11 + 2 - 3 + 11.5, ये बनेगा आपका 21.5। तो 21.5 है 2022 का नेट कैश फ्लो। फिर आते हैं 2023 में। 2023 के अगर हम कैश फ्लो की बात करें वो था 7, वो कितना था 7, तो 7 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स की पेमेंट वो हम इसमें ऐड बैक करेंगे, और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हम 2023 की निकाल सकते हैं कैसे, देखिए 2021 के एंड के ऊपर थी कैरिंग वैल्यू 57.35, 2022 की डेप्रिसिएशन अभी निकाली है हमने 11.5, इसे करेंगे जो जवाब आएगा उसका हम ले लेंगे 20%, तो मेरे पास 2023 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 57.35 - 11.5 जवाब आया, इसका लिया हमने 20%, ये आ गया जी 9.17। तो 9.17 जो है वो इसकी आ रही है। तो 9.17 को आउट ऑफ 9.2 कर लेता हूँ, सिंगल डिजिट्स में चल रहा हूँ मैं अभी, ये भी बीच में हम ऐड बैक कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 + 2 + 9.7, ये बनेगा 18 पॉइंट सॉरी गलत हो गया, 7 + 2 + 9.2, ये बनेगा 18.2। ये कैश फ्लो बन रहा है मेरा किसका, यहाँ पे बन रहा है। अब हम चलते हैं 2024 में। अच्छा गिवन की है 3 था जिसका, लिख लेते हैं 3 है इसका, 3 ये 2 इसमें ये ऐड हो जाएगा। और 24 की अगर डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो 45.85 उसकी कैरिंग वैल्यू थी ओपनिंग। लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 9.2 थी, वो लेस करवाएंगे तो ये आ जाएगी मेरे पास 36.65। ये है जी इस साल की ओपनिंग WDV। इसके ऊपर 20% रेट लगाएं आप, 36.65 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये बनेगा 7.33। सिंगल डिजिट में चल रहे हैं, 7.4 कर रहा हूँ मैं। जमा कर लेते हैं हम इसको, 3 + 2 + 7.4, ये बनेगा जी 12.4। ये भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब है हमारे पास 2025 में एक ये है, और 2025 में हमें उसकी वो भी तो ऐड करनी है, जब वो बेचेंगे तो उसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो कितने की थी, उसने हमें गिवन किया हुआ था यहाँ पे। नेट सेल प्रोसीड्स 4 मिलियन की है, ये भी इसमें ऐड होनी चाहिए। अच्छा कितनी है, 1 मिलियन 25 की, 2025 की है हमारे पास 1 मिलियन। 1 मिलियन टैक्स पेमेंट ऐड हो जाएगी, जो उसका स्क्रैप वैल्यू आनी है वो भी हम बीच में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब 2025 के लिए हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 2025 में 36.65 - 7.4 किया तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, हाय ये बनेगी जी 29.25। इस पे हमने 20% रेट लगाना है बिकॉज डेप्रिसिएशन लेस थी, ये आ जाएगी 5.85। तो 5.85 5.9 कर लेते हैं, राउंड ऑफ हो रही है, वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 4 + 5.9, ये आ जाएगा जी मेरे पास 12.9। तो ये मेरे नेट कैश फ्लोज जो आ रहे हैं 21.5 18.2 12.4 12.9।
तो 22 का नेट कैश फ्लो था मेरे पास 21.5, इसका आया था मेरे पास 12.9, इसका मेरे पास आया था 12.4 और इसका मेरे पास आया था 18.2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी कितनी कितनी बनती है। 21.5 मल्टीप्लाई बाई 0.909, ये आ रहेगी 19.5। हम सिंगल डिजिट्स में लेके चल रहे हैं 19.5। 18.2 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये आ रहेगा 15 पूरा बन रहा है 15.0। 0.751 मल्टीप्लाई बाय 12.4, ये बनेगा जी 9.3, ये जी 0.683 मल्टीप्लाई बाय 12.9, ये आ रहेगा जी 8.8। इन सबको जमा कर लें तो मेरे पास वैल्यू इन यूज़ आ रहेगी 19.5, 15 प्लस 9.3 प्लस 8.8, टाड़ा, ये बनेगी 52.6, दैट इज़ वैल्यू इन यूज़। तो ये 52.6 आ रही है वैल्यू इन यूज़। अब मुझे पता है कि जब रिकवरेबल अमाउंट की बात आती है तो इसमें से हमने क्या लेनी होती है, हायर। क्या लेनी है, हायर ऑफ। तो हायर ऑफ कितनी है 52.6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये रिकवरेबल अमाउंट है 52.6 की, हायर आ गई है, रेफरेंस एरिया वर्किंग नंबर 2 का। अब यहाँ पे हम इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं। मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 57.35 माइनस 52.6, दैट विल बी इक्वल टू 4.75 मिलियन। तो ये है सर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये मेरा सवाल था इम्पेयरमेंट लॉस के मुतालिक। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला क्वेश्चन रीड करें और बताएं जल्दी से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। शाबाश।
जी जनाब, पढ़ लिए। सवाल आसान है कि मुश्किल है? चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है, आखिरी सवाल, इसके बाद देखते हैं। रिक्वायरमेंट वही है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकगनाइज एट 31 दिसंबर 2020। ये 8 नंबर तक का सवाल आपको पेपर में आ रहा होता है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बारबेरी सीमेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ ₹400 million। ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4 years। चेंज हुआ है, अब उसकी लाइफ जो है 4 साल क्या हो गई है, कम हो गई है, 4 साल रह गई है। रिड्यूस टू, देखिए ये बड़ी ये टेक्निकल टर्म है। रिड्यूस टू 4 years का मतलब क्या है? ये है अंग्रेज़ी की मार जो बच्चे को पढ़ रही होती है। रिड्यूस टू का मतलब है कि कम हो के इतनी रह गई है। अगर रिड्यूस्ड बाय का वर्ड लिखा होता तो 4 साल से कम हो गई है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रही है, अगर रिड्यूस बाय का वर्ड लिखा होता इसका मतलब था कि 4 साल से कम हो गई है। जो भी टोटल लाइफ थी उसमें 4 साल निकल गए हैं। रिड्यूस टू का मतलब है कम हो के 4 साल तक उसकी लाइफ बाकी बची है। Following information has been gathered for impairment testing of the plant. Inflows from the sale of product to be manufactured by the plant 2021 are estimated as 200 million। 200 मिलियन का उसका इन्फ्लोज जो है वो एक्सपेक्टेड है। दिस इन्फ्लोज आर सब्जेक्टेड टू बी 10% डिक्रीज इन ईच ईयर। ये इन्फ्लोज जो हैं हर साल 10% क्या होंगे, कम होंगे, ड्यू टू सब्सिक्वेंट ईयर डिक्लाइनिंग डिमांड। ओके, तो पहले साल के 200 हैं, फिर 180 हो जाएंगे, फिर 162 हो जाएंगे, फिर 162 में से अगर हम निकालें तो ये 145 के करीब बचेंगे। फिर आउटफ्लोज जो हैं फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट वो हैं 80 मिलियन के, और ये हर साल 5% क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो 80 उसमें 5% ऐड कर देंगे, 84 हो जाएगा, फिर 88.2 के करीब होगा। इस तरह हम इंक्रीज कर लेंगे। BCL नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ 20%, टैक्स है, रेलिवेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है। प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एस्टिमेटेड लाइफ ईयर एंड 100 की है। प्री टैक्स रेट 12% है, पोस्ट टैक्स रेट 9.6% है। हमने हमेशा कौन सा रेट लेना होता है? हमने हमेशा प्री टैक्स रेट्स जो है वही लेने होते हैं, डैट इज 12%। A technologically advanced plant with similar capacity has been purchased at ₹350 million। अगर आप प्लांट को परचेज करना चाहें तो 350 का मिल जाएगा, ठीक है। एडवांस प्लांट BCL रिसीव एन ऑफर टू बाय एन एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर ₹250 मिलियन। BCL को ऑफर्स मिली है कि इस तरह का प्लांट आपको कितने का मिलेगा, 250 का, और उसकी फेवरेट 250 है, और शिपिंग कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी, 7 मिलियन एग्जिस्टिंग प्लांट को बेचने के लिए। तो ये हमारा सवाल है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज देखें यहाँ पे सबसे पहली बात है इसने मुझे कैरिंग वैल्यू गिवन कर दी है। ये मुझे ईयर एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू गिवन है, तो ये तो मैंने कैलकुलेट करनी ही नहीं है, साफ सीधी बात है। ये देखें जी, ये मेरे पास आ गई कैरिंग वैल्यू कितनी है, 400 मिलियन की जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है। इसको हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। हमने किससे कंपेयर करना है? जो मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है उससे हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब रिकवरेबल अमाउंट में आएगा जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब इसने मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू गिवन की है अभी यहाँ पे 250, उसमें साथ हमने क्या करवा देना है, लेस। तो जी 250 - 7
ये बचेगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 243 मिलियन। और इसको हम कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से। इसके लिए हम एक और वर्किंग बना लेते हैं वैल्यू इन यूज़ की। यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास ईयर, 4 साल उसने कहा है बचा है, तो 21, 22, 23, 24, तो 4 साल आ जाएगा हमारे पास 21, 22, 23, 24। फिर उसने कहा है हमने यहाँ पर लेने हैं जी नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज आने हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट कैश फ्लो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे क्या चाहिए नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लोज में सबसे पहले हम लेते हैं इनफ्लोज 2021 के, 22 के, 23 के और 24 के। उसने कहा है कि हमें 200 मिलियन मिलेगा और हर साल 10% डिक्रीज़ होगा। तो इसका इनफ्लो है 200, 10% कम होने के बाद 180 बचा, इसमें 10% कम हुआ तो 162 बचेगा। 162 का 90% लेते हैं, कितना आता है, ये बचेगा जी हमारे पास 145.8। ओके, ये है मेरे पास इनफ्लो। इसमें से आउटफ्लो जो है लेस करवाने हैं, कितना कॉस्ट है 80 मिलियन की। तो 80 मिलियन यहाँ पे उसने कहा हर साल कॉस्ट जो है वो 5% बनेगी। तो 80 को मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से, ये बन जाएगी 84। 84 को मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से, ये बनेगी 88.2। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से, ये बनेगी 92.6। ओके ओके। और आखिरी साल यहाँ पे उसने कहा था नेट डिस्पोजल है 100 का, ये भी हमने ऐड करना है बीच में। अब हम यहाँ पे नेट सेल्स प्रोसीड निकाल लेते हैं। 200 में से 100, ये 120 बचा हमारे पास। 120 में से 84 गए, 96 बचा। 162 में से 88.2, 162 माइनस 88.2, ये बचा जी मेरे पास 73.8। और ये बचा 145.8 माइनस 92.6 प्लस 100, ये बचा जी 153.2। ये आ गया मेरे पास, दैट्स इट। 120 यहाँ लिख ले जी, 120, 96, 153.2 और ये था 73.8। 73.8। अब जल्दी से मुझे डिस्काउंट फैक्टर लिखवा दें, 12% के हिसाब से कितने आएंगे। पहले क्या बनेगा 0.892, अगले का 0.797, नेक्स्ट 0.711 और ये आएगा जी 0.635। ये जी हमारे पास सारे आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 0.892, ये आ जाएगा जी 107.04, 107.04। ये होगा जी 96 इंटू 0.797, ये बनेगा 76.51। ये होगा हमारे पास 73.8 इंटू 52.47, ये आ जाएगा हमारे पास 97.28।
ये होगा जी 107.04 प्लस 76.51 प्लस 52.7 प्लस 97.28, ये होगा जी 3333333 ये आ गई वैल्यू न्यूज़ 333.3। रिकवरेबल अमाउंट हायर लेनी है हमने, हायर ही आ जाएगी, डैट इज़ 333.3। लॉस निकाला 66.7 million is your impairment loss. Is that clear? ये सवाल पढ़ें, बताएं ज़रा, होता है? जी जनाब, ये सवाल हो जाएगा। अब देखें, ये सवाल जो है डैट इज़ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के लिए वो वर्किंग जो सिखाई है ना, उस पर आए आप। एंट्रीज पास करनी है रीवैल्यूएशन की, इम्पेयरमेंट लॉस की, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की 21, 23 और 25 पे, वट एवर। आपको जो वर्किंग सिखा दी है, आपने सिंपल वो वर्किंग का बनानी है। वर्किंग पे आए, यहाँ लिखें आप डेट, यहाँ लिखें आप पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखें आप कॉस्ट स्लैश पे मार्केट वैल्यू, यहाँ लिखें रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ लिखें रिटेन अर्निंग, और यहाँ पे लिखें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए नहीं कहते, फर्स्ट जनवरी 2021 गालिब लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का प्लांट लिया, 10 साल डेप्रिशिएट कर रहा है। 1 जनवरी 21, कॉस्ट कितनी है आपके पास? 1 लाख है, लिख लिया। 31/12/21, ओहो 21, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितनी बनी? 10,000। कैरिंग वैल्यू के पास आ गई है कितनी? 90,000। कहते रही 31 दिसंबर को रीवैल्यू किया, 1/21/500 जो है वो फेयर वैल्यू इसकी रिकॉर्ड हो गई। अब जी 31 दिसंबर 21 को आपने इसकी फेयर वैल्यू लिखी है, वो है 1/21/500।
500 इंक्रीज़ है, सरप्लस आ जाएगा 90 से 1,21,500 पे गए हैं, 90 से 31,500 से एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा और 31,500 से रीवैल्यूएशन सरप्लस में आ जाएगा। अब मेरे पास डेट आ गई जी 31 दिसंबर 2022। डेप्रिसिएशन निकाल लें, 1,21,500 डिवाइड करा रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, सरप्लस को भी डिवाइड कर लिया आपने 31,500 को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, तो 1,21,500 डिवाइडेड बाय 9, डेप्रिसिएशन आएगी इसकी 13,500 और सरप्लस में से एक्स्ट्रा अमाउंट निकलेगी वो 3,500 सरप्लस से निकालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में आप डाल देंगे। आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस जो आ रहेंगे 1,21,500 माइनस 13,500 ये बनेगा जी 1,08,000, 31,500 माइनस 3,500 ये बनेगा जी आपके पास 28,000। डन। अब हम चलते हैं 31 दिसंबर 22 को भी ये हो गया, 31 दिसंबर 23 को इम्पेयरमेंट हुई और रिकवरेबल अमाउंट 65,100 हो गई। हमें इससे क्या है, हमने चलना है वापस इसी डेट पे आ जाना है 31 दिसंबर 23 को हमने फिर डेप्रिसिएशन ही पहले चार्ज करनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम ही आएगी, लाइफ तो चेंज हुई नहीं है हमारी। तो 1,08,000 में से 13,500 इधर लेस करवा देंगे, 3,500 हम इसमें से लेस करवा देंगे और 3,500 हम यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देंगे। हमारे पास कैरिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी 1,08,123 माइनस 13,500 ये बनेगी 94,500। 28,000 में से 3,500 लेस किया, ये आ गई जी मेरे पास 24,500 का सरप्लस मौजूद था। डन हो गया। अब हमें लगा पता है 31 दिसंबर 23 को इसकी रिकवरेबल अमाउंट 65,100 है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ 31 दिसंबर 2023 को, उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है जी मेरे पास कितनी 65,100। 65,100 ये तो लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हुआ है 94,500 माइनस 65,100, 29,400 का हमारे पास यहाँ पर लॉस हुआ। ये चार्ज हो जाएगा 24,500 का रीवैल्यूएशन सरप्लस को और रिमेनिंग हमारे पास बचा 4,900 का, ये कहाँ बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे। डन हो गया। अब 25 में हुई है, ओके 31 दिसंबर 2024 डेप्रिसिएशन 65,100 डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे। ध्यान से देखिए 21 1 साल इस्तेमाल हुई, 22 2 साल इस्तेमाल हुई, 23 3 साल इस्तेमाल हो गई है, टोटल लाइफ थी 10 साल, 3 साल इस्तेमाल हो गया एसेट। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है हमारे पास 7 साल है, कितनी है 7 साल। इसको डिवाइड करेंगे, लॉस को भी हम रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर लेंगे बिकॉज डेप्रिसिएशन की सेविंग है। 65,100 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगी 9,300, ये कितनी आ जाएगी 9,300
और 4900 लॉस था जो हमने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 700। डेप्रिसिएशन 700 की बच रही है। वैसे भी देखें अगर कभी भी नहीं हुआ था तो डैट वॉज 10,000 की, अब कितने की है 93 की, 700 की सेविंग है। अब आप इसको यहाँ पर ले आए इधर, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 31 दिसंबर 2024 के एंड पे 65,100 ओहो माइनस 9300 55,800 जी, और 4900 में से 700 निकाल दिए, ये आ गया नेट लॉस बचा मेरे पास 4200 का। अब 31 दिसंबर 25 आया मेरे पास, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 9300 की, कोई ये भी चेंज नहीं हुआ। सेम 700 का लॉस इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका बचेगा, नेट लॉस हमारे पास 3500 का, और 55,800 में से 9300 लेस करवाया तो आ गया जी मेरे पास 46,500, 46,500, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे किया रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुई है और 55,000 पे पहुँच गया वो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुई है 31/12/25 को, हमने लिखी है फेयर वैल्यू, वो कितनी हो गई है 55,000। अब इस 55,000 को हमने क्या करना है, लेके चलना है 46,500 से हम ले गए हैं इसको 55,000 पे, तो 8500 का क्या हुआ, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस ही कहलाता है वैसे हमारा। ये सरप्लस हमारे पास कितना का आया 8500 से हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। पहले क्या रिवर्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना लॉस चार्ज हुआ था 3500 से हम ये रिवर्स कराएंगे और बाकी हम 5,000 किसको चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये टेबल आपने बना लिया है, अब दुनिया जहान की एंट्री जो है वो आपके लिए आसान है। अब उसने कहा जी रीवैल्यूएशन की एंट्री निकालने, भाई यहाँ से पकड़ें एंट्री निकाल दें, सिंपल सी बात है, क्या पकड़े एंट्री निकाल दें। अगर इसकी एंट्रीज पास करना चाहें अब हम, तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं। अब वर्किंग बना ली है, वर्किंग बनाते हुए हमें हार्डली 5 मिनट नहीं लगे होंगे, 10 मिनट नहीं लगे होंगे। अब एंट्रीज की बात करें, उससे क्या है इम्पेयरमेंट की एंट्रीज, रीवैल्यूएशन की एंट्री सब कुछ पास करनी है। अब 31/12/21 के ऊपर जब हमने पहली देखें यहाँ पे हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन की है, तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि रीवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले एंट्री हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, एसेट अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 10,000 थी, 10,000 से डेबिट हो गया, 10,000 से ये क्रेडिट हो गया, और मेरे पास जो है एसेट कैरिंग वैल्यू पे आ गया, और कैरिंग वैल्यू ने यहाँ पे 90,000 कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन हुई है 31,500 की, इसी डेट के ऊपर हमने यहाँ पर लिख लिया जी 31/12/21 के ऊपर एसेट अकाउंट जो है वो 31,500 से डेबिट हो गया, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 31,500 से मेरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। ये हमने एंट्री पास कर ली, तो पहली हो गई। फिर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 को जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 31 दिसंबर 2023 पे हमने एंट्री पास करनी है। तो हमें उस दिन भी क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए, और एसेट अकाउंट जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रीवैल्यू हो गई, रीवैल्यू के बाद यहाँ पे मेरे पास हुआ तो 13,500 2 साल के डेप्रिसिएशन बनती है 27,500। तो 27,500 से 13 26 27,000 से ये रिवर्स हो गई, 27,000 से मेरा एसेट जो है ये काम हो गया। अब ये आ गई है कैरिंग वैल्यू के ऊपर। अब हमने दोबारा क्या करनी है, अब इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, हमने उसकी एंट्री पास करनी है। यहाँ पे कितने का लॉस हुआ था, 29,400 का। तो 29,400 से एक तो मेरा एसेट कम हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 29,400 से मेरा एसेट जो है वो क्या हुआ है, क्रेडिट। डेबिट हुआ था मेरा सरप्लस 24,500 से,
ठीक है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरे पास मौजूद था, 24,500 से डेबिट हो गया। और बाकी जो है वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो किसको चार्ज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो गया। वो कितना था, 4900 का था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये भी हमारी एंट्री जो है पास हो गई। अब मेरे पास बचा है तीसरी उसने कहा था रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की एंट्री पास करनी है। कर लेते हैं अभी। 31 दिसंबर 25 को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के लिए भी हमें कैरिंग वैल्यू चाहिए, और जब हमने कैरिंग वैल्यू निकालनी होती है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, एसेट का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था, उसके बाद 2 डेप्रिसिएशन आई हैं, 9 और 9 18,600 जो है वो बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों की। तो ये हो गया जी, ये आ गई मेरे पास कैरिंग वैल्यू पे। 2 साल के बाद यहाँ पे कैरिंग वैल्यू 46,500 पे लिख ली है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ के ऊपर इसको दोबारा क्या किया, चूँकि ये रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर लेके चल रहा था, तो रीवैल्यूएशन पे एसेट मेरा इंक्रीज़ हो गया और वो रिकॉर्ड हो गया फेयर वैल्यू के ऊपर। अब फेयर वैल्यू कितनी है, 55,000 पे है। कितना इंक्रीज़ हुआ, 8500 का। तो एसेट अकाउंट जो है वो मेरा 8500 से डेबिट हो गया। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कितना है, जितना मैंने यहाँ पे नेट लॉस था इसको रिवर्स किया था 3500 का, ये मेरा यहाँ पे रिवर्स हो गया, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रिमेनिंग जो है वो मेरा कहाँ चला गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। वो कितना हो गया, 5000 का चार्ज हो गया। तो सर ये पूरी कहानी है इसकी एंट्रीज की, और ये टेबल है। ये वर्किंग आपको इतनी आसान करवा रहा हूँ कि आपके जितने मर्जी स्टैंडर्ड मिक्स कर दे वो इसी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी घुस जाती है। हमने पेपर में करके देखा है, पास्ट पेपर्स में सवाल करके देखे हैं। इसी में बोरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, इसी में गवर्नमेंट ग्रांट भी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी ये बाबरकत फॉर्मेट है, बाबरकत वर्किंग है। इसमें वैल्यूज़ प्लेस करें, 5 मिनट लगाएं, सारा कुछ कैलकुलेट करें, उसके बाद एंट्रीज हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, सारा कुछ निकाल के आपका जवाब सामने फेस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वो ख़त्म होता है, दैट इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, वो हम सारे स्टैंडर्ड्स ख़त्म करने के बाद कर रहे होंगे। ठीक है जी।